हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग सो ग्रेट इन योर स्टडीज। सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ अरिथमेटिक के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। अ सम ऑफ rupees 2x becomes 3.2x at r% rate of simple interest in the same time in which 5,000 rupees becomes 10,985 at 30% rate of compound interest compounded annually. फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, सो दो केसेस की बात हो रही है। एक केस में 5,000 रुपीज 10,985 बन रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है दिया हुआ है यहाँ पे 30%। 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10, यानी कि कंपाउंड हो रहा है, यानी कि 10 से पैसा 3 बढ़कर 13 हो रहा है। और ये हर साल होता है कंपाउंडेड। जब भी इंटरेस्ट कंपाउंडेड कैलकुलेट होता है तो वो हर साल बढ़ता है। ठीक है, तो वो 10 से 13 हो रहा है, 10 से 13 हो रहा है, यानी कि ये जो रेशियो मिलेगी हमको वो मिलेगी सीपी इज टू अमाउंट की। और यहाँ पर सीपी और अमाउंट तो दे रखा है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, ये अमाउंट दे रखा है तो दोनों को हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो गया 1000, 1000 से 1000 और फिर इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 2, देन 1, देन ये 4 बचेगा, 9 टाइम 45 एंड देन 3, 35 7 टाइम। सो ये 1000 से पैसा हमारा 2197 हुआ है। और 1000 होता है 10 का क्यूब और 2197 होता है 13 का क्यूब, यानी कि हर साल पैसा 10 से 13, 10 से 13, 10 से 13 और फिर 10 से 13 हुआ होगा। मतलब ये 3 साल में पैसा इतना बना होगा 2197, है ना। यानी कि यहाँ से हमको टाइम तो पता चल गया, वो की है जो कि है 3 ईयर्स का। ठीक है, तो अब फर्स्ट केस में हमको बोला गया है कि 2x सम, यानी कि सम जो है प्रिंसिपल वो 2x है और वो r% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेम टाइम में यानी कि 3 साल में 3.2x बना है। 3.2x बना है यानी कि ब्याज कितना मिला 1.2x। 1.2x का ब्याज हमको 2x पर r% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3 ईयर्स के लिए मिला है। तो सिंपली हम यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। x से x कैंसिल, यहाँ पे ये हो गया 0, 0 से 0 कैंसिल, ये 6 हो गया, 6 2 12 और 2 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाता है r। तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई इस केस में 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो 700 मीटर long train A running at 72 km per hour crosses another train B in which is 80 meters long running in the same direction। ठीक है, सो सेम डायरेक्शन में जब भी दो ट्रेन मूव करती है तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो दोनों ट्रेन की स्पीड का डिफरेंस होती है। अब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो मतलब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगी, वो दोनों की लेंथ का सम, यानी कि टोटल डिस्टेंस वो कर रही है 15,000 ट्रेवल, है ना। और हमको इसमें स्पीड, रिलेटिव स्पीड जो होगी वो होगी, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो रिलेटिव स्पीड होगी फर्स्ट ट्रेन यानी कि ए की स्पीड माइनस बी की स्पीड, ये रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। और रिलेटिव स्पीड कब आती है, जब हम टोटल डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं। और टाइम कितना टाइम में वो ट्रेवल कर रही है, तो वो 150 सेकेंड्स में ये पूरी डिस्टेंस दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। ठीक है, मतलब ट्रेन ए ट्रेन बी को क्रॉस कर रही है, सेम डायरेक्शन है, तो 150 सेकेंड्स लेगा। तो यहाँ से हमारे पास जो ए और बी की जो स्पीड है उसका डिफरेंस आ गया, जो कि हो गया 10। ठीक है, मतलब रिलेटिव स्पीड जो है इस केस में वो आ गई 10। ठीक है, अब हमारे पास में ए की स्पीड तो ऑलरेडी दे रखी है ना, दैट इज 72, पर ये किलोमीटर पर आवर्स में दे रखी है। तो किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 5/18 से डिवाइड करते हैं। तो 18 4 72, 4 5 20, यानी कि ए की स्पीड तो आ गई 20, तो बी की स्पीड यहाँ से निकाल लेते हैं। बी की स्पीड कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। अब वो क्या बोल रहे हैं कि इन हाउ मच टाइम दे क्रॉस ईच अदर इफ दे आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। जब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तो इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाती है दोनों स्पीड्स का सम, यानी कि रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, फर्स्ट ए एस प्लस बी एस यानी कि 20 प्लस 10 दैट विल बी 30। और ये डिस्टेंस तो अभी भी दोनों की से एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, तो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो इसका मतलब वो टोटल डिस्टेंस तो अपनी लेंथ का सम ही ट्रेवल करेगी, यानी कि अगेन 1500 टोटल डिस्टेंस होगी।
टोटल 1500 डिस्टेंस को वो 30 सेकेंड्स में 30 की स्पीड से कवर कर रही है, यानी कि रिलेटिव स्पीड से, तो कितने टाइम में कवर कर लेगी? 50 सेकेंड्स में. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Neelam invested an amount of 8,000 rupees for 4 years at a simple interest. After 4 years, she increased her amount to 120%. ठीक है, मतलब कि बाई 120% इंक्रीज नहीं किया है, उसने अपने अमाउंट को 120% कर दिया है. मतलब पहले 100% था, 100 यानी कि 8,000, 100 का 20% होता है 1,000, 8,000 का 20% होता है 1,600. यानी कि पहले तो उसने 8,000 रुपीज़ जमा किए 4 ईयर्स तक, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको नहीं पता, और दूसरे साल उसने किया 8,000 प्लस 1,600, दैट विल बी 9,600. ये कितने टाइम के लिए किया उसने? ये कितने टाइम के लिए किया? आगे पढ़ते हैं. आफ्टर 4 ईयर्स सी इंक्रीज हर अमाउंट टू 120% ऑफ द प्रीवियस अमाउंट. If after 6 years from increasing amount she receive a total interest of 4,480. ठीक है, मतलब कि ये जो सम है उसने कितने महीने के लिए किया? 6 महीने के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही है. और इन दोनों केस में जो भी इंटरेस्ट आया है वो इंटरेस्ट कितना है? 4,480 रुपीज़. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बस इसको आपको सॉल्व करना है. तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको? व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट? रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगी, बस इसको सॉल्व करना है. सो 0 से 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, इसको हम 8 से कैंसिल कर देते हैं 10 टाइम, इसको हम 8 से कैंसिल कर देते हैं 12 टाइम, और इसको भी 8 से कर देते हैं. 8 5 ज़ा 40 एंड 8 6 ज़ा, तो ये हो जाएगा 40R प्लस 96, 12 6 ज़ा 96, ओके, 12 6 ज़ा 72, 72R इक्वल टू 56. तो यहाँ से हमको इन दोनों का सम मिल जाएगा 112R. ठीक है, दैट इज़ 560. सो 112 पंजे, 112 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो जाएगा 560. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई? 5%. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस, ओके, if it is coming. So option B is the correct answer for this. Now next question. A boat travels first x kilometer downstream in 4 hours, ठीक है, and next x minus 20 kilometer in 2 hours. If now it takes 10 hours to return the original point, then find the speed of the boat in still water. तो क्या बोला है कि फर्स्ट जो ट्रेन है, बोट है, वो x किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, पर डाउन स्ट्रीम में कर रही है. ठीक है, डाउन स्ट्रीम में वो कर रही है 4 टाइम के लिए. तो ठीक है, तो इनके डाउन स्ट्रीम में यानी कि v प्लस एस से वो 4, यानी कि जब हम स्पीड को डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं तो टाइम आ जाता है. ठीक है, वहीं नेक्स्ट x माइनस 20, यानी कि x माइनस 20 अब उसने अगेन डाउन स्पीड में कर रहे हैं. ठीक है, तो ये कितने टाइम में हो रहा है? 2 आवर्स में कंप्लीट हो रही है. और उन्होंने बोला है कि इफ़ नाउ इट टेक्स 10 आवर्स टू रिटर्न द ओरिजिनल पॉइंट, मतलब वो पहले जा रहा है x किलोमीटर, फिर अगेन आगे मुड़ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है x माइनस 20, और फिर वो इससे वापस रिटर्न आएगा. मतलब वो टोटल डिस्टेंस कितनी कर रहा है? x प्लस एक्स माइनस 20, यानी कि 2x माइनस 20, ये टोटल रिटर्निंग में आ रही है ना. और रिटर्निंग में वो v माइनस एस की स्पीड से चलेगा, यानी कि अप स्ट्रीम स्पीड से. सो 2x माइनस 20 अपॉन v माइनस एस, सो दैट विल टेक्स 10 आवर्स, मतलब इस कंडीशन में 10 आवर्स लग रहे हैं. सो देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट. ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी स्पीड और स्पीड सेम है, तो जब स्पीड सेम होती है तो हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, इन दोनों को बराबर कर देते हैं. तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन 4 इक्वल टू x माइनस 20 अपॉन 2. ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो ये हो गया x इज़ इक्वल टू 2x माइनस 40. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40. x की वैल्यू तो आ गई 40. तो यहाँ पे अगर मैं 40 रखती हूँ तो 40 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट विल बी 80 माइनस 6 दैट विल बी 60. 60 से 10 से 60 को डिवाइड किया तो 6. तो v माइनस एस की वैल्यू कितनी आ गई? 6. v माइनस एक्स की वैल्यू 6 आ गई, तो v प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v प्लस एक्स यानी कि x अपॉन 4. x कितना है? 40 अपॉन 4 दैट विल बी 10. 10 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 किसकी वैल्यू है? v प्लस एस सी. हमको किसकी बतानी है? स्पीड ऑफ द बोट. ठीक है, सो देखो v प्लस एस अगर 10 किलोमीटर पर आवर है और v माइनस एस अगर 6 है, तो हम क्या करते हैं, v की वैल्यू बतानी है ना, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर.
तो एस एस कैंसिल, 2v इक्वल टू 16, v की वैल्यू कितनी आ गई 8. So 8 kmph is the speed of the boat in still water for this question. Okay, so now let's move to the next one. Average cost price of A and B is 1350. अगर एवरेज कोस्ट प्राइस ए और बी की 1350 है तो टोटल कितनी हो जाएगी 2700. टोटल कोस्ट प्राइस कितनी आ गई ए और बी की, CP ए और बी का आ गया 2700. इफ़ आर्टिकल ए इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, यानी कि ए आर्टिकल को का CP और SP का रेशियो हमको यहाँ से मिल जाएगा. 10% प्रॉफिट यानी कि 10 की चीज़ को 11 में बेचा होगा. और बी आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, यानी कि अगेन अगर हम इसको भी 10 मान के चलते हैं, ठीक है, 10x, तो 10 का 20% कितना होता है, 10 का 20% हो जाएगा 2. तो ये 2 इंक्रीज होकर कितना हो गया 12, 10y और 12y मान लेते हैं. सो इफ द टोटल सेलिंग प्राइस इज 3120, यानी कि 11x और 12x इन दोनों का सम 3120 दे रखा है, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ बी इफ इट इज सोल्ड एट 40% प्रॉफिट. अगर 40% प्रॉफिट पर बेचा गया होता तो कितने में बेचा गया होता 14 रुपीज़ में, ठीक है, 14 रुपीज़ में बेचा गया होता, 14 वाई में बेचा गया होता, तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है अल्टीमेटली, दैट मीन्स वाई की वैल्यू. तो यहाँ पे दो इक्वेशंस बन रही है. यहाँ पे CP ऑफ ए एंड बी कितनी है 10x प्लस 10y इक्वल टू 270. तो ये आ गया, अगर 10 से इसको डिवाइड कर देते हो तो ये इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई 270. और दूसरी इक्वेशन बन गई 11x प्लस 12y इक्वल टू 3120. अब इसको भी हम क्या करते हैं, हमको y की वैल्यू चाहिए ना, तो x को एलिमिनेट कर देते हैं. तो x को बना देते हैं हम सेम, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11y इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0729, ठीक है. तो यहाँ से 11x तो कैंसिल हो गया, ये बच गया y, और यहाँ से भी y की वैल्यू आ जाएगी 035, देन होगा 30, y की वैल्यू आ गई 150. और हमें किसकी वैल्यू चाहिए 14y की, 1450. सो 15 4 ज़ा 60, 6 carry 15 1 ज़ा 15, 15 plus 6 to 21. So 2100, यानी कि option D will be the correct answer for this one. So this is how we can do this type of questions. So this was the last question of the day. Thank you for watching.